आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 5 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के असेंबली इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। अब सबकी निगाहें नताइज पर टिकी हुई हैं। 2 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले लोगों में चेमगोइयां हैं। लोगों में अब लोग एग्जिट पोल का भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं 2 तारीख को। लेकिन इस बीच मुल्क भर में बढ़ रहे कोरोना मामलों ने कोहराम मचा रखा है। इंतखाबात के दौरान जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, सियासी लीडरों, सियासी पार्टियां, नुमाइंदों और आवाम ने बेखौफ होकर इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या यही लोग जो इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, वही तमाम सियासी पार्टियां, इन्हीं सियासी पार्टियों के लीडर और नुमाइंदे कोरोना की रोकथाम में भी पेश रहेंगे? कोरोना की रोकथाम में अब वो अपना किरदार सरगर्म होकर अदा करेंगे? क्या तमाम सियासी पार्टियां एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करेंगी? कोरोना के इस मुश्किल वक्त में ये तमाम सियासी पार्टियां भी निकल कर आएंगी। जिस तरह से इंतखाबात में वोट मांगने के लिए ये तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे बाहर निकल कर आए थे, क्या इसी तरह से कोरोना के इस मुकाबले में भी इन पार्टियों के लीडर मुश्किलात का सामना करेंगे? इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 तारीख नतीजे जरूर आने वाले हैं, लेकिन 2 तारीख से पहले जिस तरह के मुल्क में हालात बने हुए हैं, जितनी तेजी से कोरोना के मुकाबले रोज बरोज बढ़ रहे हैं, लोगों में डर और खौफ बढ़ रहा है, और जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जोर का झटका दिया और इलेक्शन कमीशन की सख्त तनकीद की। अब सवाल वही उठ रहा है कि इंतखाबात तो हो चुके हैं, अब महज नतीजे आना बाकी रह गए हैं। लेकिन इन इंतखाबात में जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां रह गई और जिसकी वजह से कोरोना के काफ़ी केसेस भी बढ़े, लोगों का भी ये मानना है और हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पर रिमार्क किया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या यही सियासी पार्टियां, अब इंतखाबात हो चुके हैं, अब आपको वोट नहीं मांगना है, आपको इंतखाबी तशहीरी मुहिम में नहीं जाना है, अब आपके सामने कोरोना से मुकाबला करना है, कोरोना जैसा बहुत बड़ा दुश्मन आपके सामने है, आखिर इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबात तो हो चुके, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मरहला है कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना की जो जंग है, इस जंग को कैसे फतेह किया जाएगा? क्या तमाम सियासी पार्टियां इस मुकाबले में भी कोरोना से मुकाबला करने के लिए निकल कर आएंगी? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खालिद इबादुल्लाह साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, और अब्बास हैदर साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अब्बास हैदर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, और खालिद इबादुल्लाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं खालिद इबादुल्लाह साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। खालिद इबादुल्लाह साहब, इंतखाबात मुकम्मल हो गए, वोटिंग मुकम्मल हो गई, 2 तारीख नतीजों का भी इंतजार है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुल्क इस वक्त बहुत परेशान और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यानी अब मुकाबला एक तरह से कोरोना से भी करना है। तो क्या टीएमसी की खासतौर से हम बात करें, आप टीएमसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या आपकी जमात, आपकी पार्टी कोरोना के इस मुश्किल दौर में अब निकल कर आएगी? जो लोग कोरोना से परेशान हैं उनकी मदद के लिए। खालिद इबादुल्लाह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मुझे लग रहा मेरी आवाज खालिद इबादुल्लाह साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। अब्बास हैदर साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जी। अब्बास हैदर जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चुनाव तो हो गए, 5 रियासतें और यूनियन टेरिटरीज में चुनाव थे, चुनाव हो चुके, अब नतीजे 2 तारीख आएंगे, लेकिन उससे पहले अब मुल्क के सामने, हमारे और आपके सामने जो एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा मसला कोरोना का है। क्या यही तमाम सियासी पार्टियों, और आप कांग्रेस से आती हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अब उसके जो नुमाइंदे हैं, उससे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, क्या ये सभी अब कोरोना के इस मुश्किल दौर में जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां कम करने के लिए निकल कर सामने आएंगे?
जी बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, बहुत ही अहम मौजू पे आपने आज की ये डिबेट रखी। और आज के हालात में इंतखाबात जो है बहुत मामूली चीज़ है। इंतखाबात जो है पब्लिक गवर्नमेंट इसलिए चुनती है कि वो जनता की सेवा करे। जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार की क्या जरूरत है, क्या मतलब है। आज चुनाव आयोग को जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया चीफ जस्टिस का, वहां के आप सबने देखा। और आप जहां तक आपका सवाल था कि सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, तो यकीनन सारी सियासी पार्टियों को इस वक्त जो है राजनीतिक द्वेष भावना को छोड़ करके साथ में मिल करके सबको एक साथ कोरोना की लड़ाई से लड़ना है। मेरी शिकायत रूलिंग भारतीय जनता पार्टी से है। देखिए, आज सबसे बड़ा संकट अगर कोरोना के टाइम में है तो वो ऑक्सीजन का है। हमारे मुख्यमंत्री, जब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उन्होंने तो कह दिया है कि ऑक्सीजन बहुत है, अगर आप कह देंगे कि ऑक्सीजन की कमी है तो आपको जेल भेज देंगे। ठीक है, आप जिसको जेल भेजना चाहते हैं आप जेल भेज दीजिए, लेकिन अगर कमी है तो ये हमारा हक भी बन रहा है और हमारा फरीजा है कि हम अवाम की आवाज आपके सामने उठाएं। ठीक है, और अगर आप हमारी आवाज रोकना चाहते हैं, हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, तो आप उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के प्रियंका जी, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले वेस्ट बंगाल इंतखाबात में सबसे पहले उन्होंने कैंपेन खत्म बंद किया कि मैं 18 तारीख को उन्होंने कहा हम कैंपेन नहीं करेंगे। ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने लखनऊ में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। कांग्रेस यूथ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप समझिए, जितने लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं, शायद उससे कुछ ही कम लोग यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मदद मांग रहे हैं। जो हमारे एक पूर्व सांसद है नवीन जिंदल जी, उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचवाई। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम, आप और आपके पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, सबने बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की होगी और कर रहे होंगे। बहुत से लोगों की मदद नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और यहां पूछना चाहता हूं कि 2 फरवरी को पार्लियामेंट्री पैनल ऑन हेल्थ ने पार्लियामेंट में बजट सेशन में एक रिपोर्ट रखी कि ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, ऑन इम्पेंडिंग क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्री। ठीक है, क्यों नहीं सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए अस्पतालों में, जबकि मैं आपको बता दूं सिर्फ 4 हफ्ते लगते हैं ऑक्सीजन प्लांट लगने में। 5वां हफ्ता उसके आप समझ लीजिए कि उसको इंस्टॉल करने में लगता है। 5 हफ्ते में अगर सरकार वॉर फुटिंग में युद्ध स्तर पर काम करना चाहती तो 5 से 6 हफ्ते, 1 महीने के अंदर में देश के कम से कम 500 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग गए होते। मार्च में ऑक्सीजन की ऐसी क्राइसिस ज्यादा सामने आई है। 2 फरवरी की रिपोर्ट थी, अगर उस समय सरकार जाग गई होती तो आज ये हालात हमको ना देखने पड़ते। लोग मर रहे हैं, 500 लोग आज समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए जो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे लोगों की जिंदगी से ज्यादा, जिनको आपने भेजा वहां पे, जिन शिक्षकों को आपने ड्यूटी पे लगा करके भेजा, 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये क्या ये हत्या नहीं है? क्या अब्बास साहब, इन चुनाव में तो सभी पार्टियां, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ये चुनाव नहीं लड़ रही है। इन चुनाव में तो जिस पंचायत चुनाव की बात करें, सभी पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने या आपकी पार्टी ने बायकॉट कर दिया इसका। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, देखिए, किसी चुनाव का कोई राजनीतिक पार्टी बॉयकॉट नहीं कर सकती है। पंचायत चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव में ना के बराबर लोग कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और पहले दिए गए हैं। हमने ये कहा था कि आप पंचायत चुनाव को डिले कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते थे, लोगों की जानें बच सकती थी। चुनाव आयोग को मजबूत होना चाहिए था। चुनाव आयोग को सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूती दिखानी चाहिए थी, जो चुनाव आयोग नाकाम रहा है। चलिए, ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान अमीर जामाई जी, जो कि तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीर जामाई साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। खालिद इबादुल्लाह साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? जी खालिद इबादुल्लाह, देखिए, बंगाल में भी आज चुनाव मुकम्मल हो गए और जो मुख्तलिफ रिपोर्टें आई जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि बंगाल में भी कोरोना में जो इतनी तेजी आई है वो इन चुनाव की वजह से आई। चुनाव में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद कोरोना के मुकाबले काफी तेजी से बढ़े हैं। क्या अब आपको लगता है कि अब चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आएंगे, लेकिन अब सियासी पार्टियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? अब अपनी जिम्मेदारी, जो लोग परेशान हाल हैं कोरोना के इस दौर में, उनके लिए भी इन सियासी पार्टियों को सामने आना चाहिए। आप टीएमसी से आते हैं, तो टीएमसी का अब क्या कुछ किरदार होगा इस मुश्किल वक्त में? देखिए अबू हुरैरा साहब, आपने तो अच्छी बात ही कही कि सारे लोगों को सामने आनी चाहिए, लेकिन सरकार किसकी है? भारत में सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये तो कोई पान की दुकान नहीं है या फिर चने की दुकान नहीं है कि कोई भी लेकर बैठ गया और हम पान बेच दिए। ये तो सरकार का मामला है। सरकार इसको आगे बढ़ के किस तरह से काम करेगी उसके उनको सोचना होगा। लेकिन उन्होंने, आपने इसमें भी एक बात आपने कही कि कोरोना का मामला बहुत बढ़ गया इलेक्शन के दौर पे।
तो आप मद्रास के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बंदोपाध्याय साहब ने कहा कि ये सारी कामों को अगर देखा जाए, अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचाया है तो इसी को दायित्व, वो जिम्मेदारी उसको ठहराया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बंगाल के इलेक्शन को, आपने बंगाल के इलेक्शन के बारे में कहा तो मैंने बंगाल में आ जाता हूं। बंगाल के इलेक्शन के बारे में आपने कहा कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण काफी बढ़ गया है। मैं उनसे कहूं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन करवाने की कोशिश की है, 8 दफा में 2 महीना तक इलेक्शन करवाया, ऐसा मैं अपने इतिहास में, अपनी राजनीति इतिहास में कभी नहीं देखा कि 2 महीना तक इलेक्शन कर रहा है। 1 महीना, एक इलेक्शन पौंडीचेरी का, एक इलेक्शन तमिलनाडु का खत्म हो गया, वो लोग एमएलए का इलेक्शन लड़के वो खड़े हैं 1.5 महीना से कि कब हमारा रिजल्ट निकलेगा। और इधर बंगाल में बंगाल को दखल करने, बंगाल को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे लाखों के तादाद में लोग बंगाल में आकर कहीं ना कहीं मुझे तो पूरे तरह से ये शक है कि ये लोग कोरोना संक्रमण करने के लिए बंगाल में लाखों से ज्यादा तादाद पूरे भारतवर्ष से लोग, सारे होटलों में, सारे गेस्ट हाउस में ये लोग सब तरफ भरे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो आर्थिक सहायता करने वाले लोग होटलों में पैसे लेके बैठे हुए थे। ये लोग तो कहीं ना कहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जो दायित्व दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया कि इनकी जिम्मेदारी थी। कोरोना बढ़ा तो सिर्फ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, तमिलनाडु का तो सही। खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए वहां पर टीएमसी भी है, वहां पर लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी, सभी पार्टियां चुनाव में शामिल हैं। अब उसके लिए आप सिर्फ कांग्रेस को कहें कि कांग्रेस के लीडर आए, कांग्रेस के लोग आए, माफ कीजिएगा बीजेपी के लोग आए और बीजेपी के लीडर आए, उन्होंने ऐसा किया, तो उसमें तो सभी पार्टियां शामिल है। सियासत, मेरे ख्याल से इस पर सियासत ना हो, जो सच्चाई है उसे बयान किया जाए। मेरे साथ अशोक सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। अशोक सिन्हा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज 18 उर्दू में। मैं अमीर जामई जी, आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं। अमीर जामई जी, चुनाव तो अब खत्म हो गए, लेकिन जो बड़ी एक जंग, या यूं कहा जाए कि परेशानियों का एक जो पहाड़ सामने खड़ा है कोरोना नाम का, इससे कैसे निपटा जाएगा? आज समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है यूपी में कोरोना के इस दौर में लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। आपने चुनाव की बात हुई, आज मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर अपने पैतृक जिले में, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव का ये 4वां चरण था। आज बुलंदशहर से लेकर गाजीपुर तक मोदी जी के नजरिए से जी लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आज खत्म हुआ है चुनाव, और मैं उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी की बात ना करके इस पर आज हमें फोकस करने की ये जरूरत है कि सरकारी तंत्र जो है, भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की जो हेल्थ नीति है, वो कोलैप्स कैसे कर गई। आज हो क्या रहा है मेरे जौनपुर में, कल आपने भी वो फोटो देखी होगी कि एक बुजुर्ग अपनी बीवी को साइकिल पे लाद के लेके जा रहे थे। ये मेरे जौनपुर का, उत्तर प्रदेश का रोज का वगैरह साफ दृश्य है। जौनपुर में आज जिला अस्पताल में बाहर लोग तड़पते रहे, वहीं पे मर गए, लेकिन न डीएम जागा, न प्रशासन जागा। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, हकीकत ये है। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है वगैरह साहब। जब आप बात करते हो तो आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन और कागज पत्र की बात करते हो। केंद्र सरकार ने जो एलोकेशन उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन का दिया है, वो 800 का डिमांड था हमारा उत्तर प्रदेश का, योगी जी ने डिमांड किया था 800 मेट्रिक टन का। डिमांड पूरा हुआ 753। सवाल ये है कि अगर डिमांड 753 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में आया, तो क्या बात है कि हर जिले में जो मौतें हो रही हैं, सपा वाले की मौत तो नहीं हो रही ना, उत्तर प्रदेश का निर्दोष नागरिक मारा जा रहा है। तो मेरा एक बहुत ही गंभीर सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो माननीय प्रवक्ता है उनसे ये होगा कि वो बताएं कि ये ऑक्सीजन की क्या कालाबाजारी है सरकार कर रही है। क्या बात है कि ऑक्सीजन वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। रही बात समाजवादी पार्टी की बात वगैरह साहब, तो समाजवादी पार्टी में जब मेरे नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मैं एक छोटे से शहर अपने जौनपुर की बात करूं, मेदांता इतना बड़ा, एम्स इतना बड़ा अस्पताल 2017 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सामने शुरू हो जाना था। लेकिन जब से ये सरकार आई, समाजवादी पार्टी का ये नेता चोर, ये ठेकेदार चोर, वो 2017 में अस्पताल जो जौनपुर के लोगों के नाम हो जाना था, आज तक उस पर एक खिड़की नहीं लगी है। साहब
आप रिपोर्ट करवा लीजिए, फिर रिपोर्टर से आप अभी कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि अगर वो अस्पताल जो अखिलेश यादव जी ने बनाया था आज अगर होता तो बनारस, गाजीपुर, बलिया, देखिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो जो सच्चाई है वो तो सामने आ रही है। आज आप देखिए मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 लोग मर गए। इसके अलावा लखनऊ में क्या सूरत हाल है, बनारस में क्या सूरत हाल है। बनारस तो मोदी जी का गढ़ है, वहां पर आप देखिए क्या सूरत हाल है। गोरखपुर आप ले लीजिए, योगी जी का गढ़ है, गोरखपुर में किस तरह की सूरत हाल है। तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल की जो कमर टूटी हुई है, उसकी जो सच्चाई वो तो सबके सामने है। मैं अशोक सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, सियासत से बिल्कुल हटकर चुनाव हो चुके, चुनाव के लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत अच्छे से चुनाव हुए और चुनाव होना भी एक तरह से जरूरी थे, लेकिन क्या अब चुनाव के बाद जो लोग कोरोना से मर रहे हैं इनकी तरफ भी फोकस किया जाएगा, इन लोगों का भी ख्याल किया जाएगा? अशोक जी। बाबू भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव तो आज खत्म हो रहे हैं। ये सेकंड जो डबल म्यूटेंट वाला वायरस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आया है, तो करीब करीब 16-17 तारीख के बाद हमारी सरकार बहुत तल्लीनता से चुनाव को भूलकर जी चुनाव के बारे में तो चर्चा ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है 20 तारीख। और अब हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद होकर राज्यों के कोऑर्डिनेशन से, जो का स्टेट कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अमूमन हर राज्य कोऑपरेट कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है ही कमी। जब जो सबसे बड़ा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत है, खालिद इबादुल्लाह साहब सुन लीजिए, खालिद इबादुल्लाह साहब सडन वेव जो खालिद इबादुल्लाह साहब सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, फिर आप सवाल कर लीजिएगा गई है जी। हाँ, ये नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे कि कुछ शक्तियां हैं हिंदुस्तान में जो वास्तव में बहुत नेगेटिव सिचुएशन पैदा करती हैं और उन लोगों का कोई केवल जनता ही उन लोगों का उपाय करती है। प्रधानमंत्री क्या सारी पार्टियां बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही थी? बंगाल में चुनाव सारी पार्टियां कर रही थी, प्रचार कर रही थी। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए आप नहीं थे। बंगाल की पार्टी है और आपने कहा तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी बड़ी रैलियां की है। तृणमूल कांग्रेस कहां बहिष्कार कर रहा था? आपने भी तो रैलियां की, आप कहां बाइकआउट कर रहे थे? आप शांत रहिए, आप शांत। फिर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी एक कस्बे जाकर रैली कर रही थी बड़ी बड़ी। ममता बनर्जी ने रैलियां क्यों की? ममता बनर्जी ने रैलियां क्यों की? ममता बनर्जी कोरोना पर इतनी सीरियस नहीं है कि प्रधानमंत्री ने 2 मीटिंग बुलाई, एक में भी ममता बनर्जी नहीं गई। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कर रैलियां, फिर प्रधानमंत्री चलिए ठीक है खालिद इबादुल्लाह साहब। अशोक सिन्हा जी, देखिए सियासत का वक्त नहीं है, सियासत हो चुकी। आज हमने जो टॉपिक रखा है कि चुनाव हो चुके, चुनाव के बाद जो कोरोना का जो कहर है, कोरोना का जो कोहराम है, क्या तमाम पार्टियां सियासत छोड़कर इसे मुकाबला करने के लिए खड़ी होंगी? अशोक सिन्हा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, क्या आज सरकार अपोजिशन को साथ लेकर चलेगी इस मुश्किल वक्त में? अशोक सिन्हा जी, आप सुन लीजिए अबू भाई, ये भारत सरकार का यही विचार है कि सारे लोग अभी सब कुछ भूल कर और इस मुहिम में लग जाएं। एक वॉर लाइक सिचुएशन है, ग्लोबल पैंडेमिक है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मोदी जी का खिलाफ करने के चलते हिंदुस्तान को खिलाफ कर रहे, हिंदुस्तान की जनता से। आज ही कांग्रेस ने कह दिया है कि बगावत कर देना चाहिए जनता को। तृणमूल कांग्रेस कोरोना पर जितनी मीटिंग हुई, एक मीटिंग में नहीं गई। अखिलेश यादव कहते हैं कि यह बीजेपी का वैक्सीन है। तो जहां इतने नकारात्मक शक्तियां जुटी हैं, तो गवर्नमेंट को परेशानी झेलना पड़ेगा। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम एश्योर करना चाहते हैं भारत की जनता को कि डरने की कोई बात नहीं है, हिम्मत रखिए। चलिए ठीक है अशोक जी, मैंने आपको काफी टाइम दे दिया है। मैं अब्बास हैदर जी आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास हैदर जी,
जो चीज यहां पर अशोक सिन्हा जी कह रहे हैं कि आज जाहिर सी बात है कि सरकार जिस परेशानी में है, उस सरकार के सामने जितना बड़ा चैलेंज है, अपोजिशन को तमाम सियासत ताक पर रखकर सरकार के साथ आना चाहिए। क्या परेशानी है अपोजिशन के साथ या कांग्रेस के साथ, क्या परेशानी है कि वो सरकार के साथ नहीं आ पा रही है? अबू हुरैरा जी, मैं आदरणीय सिन्हा जी से कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये चुनाव हो गया, 4 दिन बाद चुनाव का नतीजा आएगा। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है इस चुनाव में, बिल्कुल, क्योंकि इस समय हम सबको मिलकर इस मुल्क को बचाना है। ठीक है, जहां तक आप बात करते थे अभी तक मोदी जी कि भाई हमारा भारत विश्व गुरु हो गया, जो हमेशा से विश्व गुरु था, हमेशा से विश्व गुरु था। आपने सिर्फ पीआर किया है और कुछ नहीं किया। आप अगर ऑक्सीजन का टैंकर लेके जाते हैं तो पहले 2 घंटा रोक के उसके साथ फोटो गुब्बारे लगा के एक ड्रामा करते हैं। जहां जहां ऑक्सीजन की ट्रेन निकल रही, हर स्टेशन पे डीआरएम को निर्देश आपने दिए, क्या वो सबको पता है? ठीक है, आप सिर्फ ड्रामा करना चाहते हैं। हमारे मुल्क को एक विजनरी लीडरशिप चाहिए, हमारे मुल्क को एक ऐसी क़यादत चाहिए जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। हमें शिकायत नरेंद्र मोदी जी, आज चाहे कुछ भी हो नरेंद्र मोदी जी, हम सरकार के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में, लेकिन मेरी शिकायत सरकार से ये है कि भाई आपको विजन तो होनी चाहिए आपके पास। देखिए, मैंने सिन्हा जी, मैंने आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोका था। आप मेरी बात पूरी हुई, आपको मौका देंगे अबू हुरैरा साहब, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप बात देखिए, ये कोई शालीन तरीका नहीं है कि आप बहस में अगर डिबेट में किसी को इंटरप्ट करके बीच में बोले। अभी हमारे दूसरे टीएमसी के साथी आपके बीच में बोले, मैंने उन्हें चुप कराने को कहा था। आप प्लीज बोलने, आप फिर बोलिएगा, आपकी बात रखने का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अब्बास जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, आप सुनिए मेरी बात। ठीक है, देखिए चिदम्बरम जी ने जो कहा, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो आज जो है आप अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, आप सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं। आज हमारी ये स्थिति हो गई, हमें भीख मांगना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चीट स्टील कुछ भी करिए, आप भीख मांगिए, चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन की क्राइसिस खत्म करिए। अगर हमारे आपके मोदी जी, आपके योगी जी के पास विजन होता, उनके पास सोच होती, दूरदृष्टि होती, तो वो ऑक्सीजन प्लांट जो उन्होंने कहा 550 लगाने को 4 दिन पहले उन्होंने बोला है, वो उन्हें 1 महीने पहले लगाने चाहिए थे। जब पार्लियामेंट का पैनल बता सकता है दूसरे पैनल जो बात कह रहे हैं सिन्हा जी, आपकी एजेंसीज क्या कर रही कोरोना रातों रात नहीं आ गया। कोरोना से तो हम लोग पिछले 1.5 साल से परेशान हैं। कोरोना तो पिछले 1.25 साल से है, और राहुल गांधी ने 1 साल पहले ही कहा था कि कोरोना की सुनामी आने वाली है। उस वक्त उस बयान को हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया था। तो कोरोना तो रातों रात नहीं आया, और कहीं ना कहीं इसे वाकई में सरकार ने और इंतजामिया ने सीरियस नहीं लिया है। मैं अमीर जामई जी आपके पास आना चाहूंगा। अमीर जामई जी, सेकेंड वेव है कोरोना के, पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा था कि आप उस पे करिए। आप ठीक है। मैं अमीर जामई जी, क्या जब मुल्क परेशानी में होता है, मुल्क के सामने इस तरह की परेशानियां होती हैं, मुल्क के अवाम परेशान होते हैं, क्या आपको लगता है कि ये परेशानियां तो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी राजनीति होती है, जो हमारी सियासत होती है, जो हमारी बयानबाजी होती है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम मसला सॉल्व नहीं कर पाते हैं? अबू हुरैरा जी, देखिए, हम तो ये उम्मीद रखते हैं समाजवादी लोग, ये हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हम लोग बहुत अजीम लोग हैं, और जब हम विपक्ष में होते हैं या सरकार में होते हैं तो मोदी जी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, शहंशाह हैं, मानते हैं हम, लेकिन उन्हें ये चाहिए कि जब जंगे हों देश के ऊपर, जब देश पे ऐसे कोई राष्ट्रीय आपत्ति आए, तो राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी हों, देश में बहुत बड़े बड़े तजर्बेकार लीडर आज भी जिंदा हैं, हयात हैं और सेहतमंद हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के ही जरिए विपक्ष की मीटिंग बुला लेते, कहते कि आज ये इंसानियत पे हमला है। बिल्कुल, आज बिल्कुल हर इंसान, बूढ़ा, बच्चा, बुजुर्ग सब मर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, अखिलेश जी, आइए और हमें बताइए, जो आप कहेंगे हम कर देंगे। मैं ये पूछता हूं कि इसमें ईगो कहां पर है? देश तो जिन लोगों ने कांग्रेस ने चलाया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आज जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। अखिलेश यादव मेरे जो नेता है उनमें कोई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी उनसे कहेंगे कि आप 1 घंटा जोड़िए, तो वो जरूर बताएंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कैसे अस्पताल इतने ढेर सारे थोड़े से समय में बनाए। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर के तौर पर नीचे आए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि देश की जनता ठीक है। सिन्हा जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन बहुत मुख्तसर में, खालिद इबादुल्ला साहब, क्या आप भी यही मानते हैं
कि अपोजिशन सरकार को, अपोजिशन को साथ में लेकर इस मसले पर गंभीरता से बात करनी होगी। आज पूरा मुल्क परेशान है, गांव-गांव, शहर-शहर लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी सिचुएशन है। खालिद इबादुल्लाह साहब, मैं सिन्हा जी आ रहा हूं आपसे, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा जी। बहुत जी 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 बहुत दुखित घड़ी है अबू हुरैरा साहब, लेकिन आप कैसे ये लोग अपोजिशन की बातें सुने तो कभी किसी को पप्पू कह देते हैं और कभी आके किसी को ओ दीदी दीदी, ये सब करके कैसे ये लोग देश को इकट्ठा करना ही नहीं चाहते, देश को नफरत की झोल में बैठा दिए ये लोग, आपस में इतनी नफरत कर रहे हैं, इतनी नफरत फैला दी है। नहीं बिल्कुल, लेकिन वक्त का तकाजा है कि इस नफरत को भूलकर, इस नफरत को, इस सियासत को भूलकर अब कुछ यूनिटी के साथ करने की जरूरत है, मुत्तहिद होकर करने की जरूरत है, एकजुट होकर करने की जरूरत है। अशोक सिन्हा जी, क्या जो बात यहां पर अमीर जामई जी जो मशवरा दे रहे थे, क्या यह नहीं हो सकता है कि वजीर आजम साहब जो मुल्क के बड़े लीडर हैं, जिन्हें बहुत वाकई में तजुर्बा भी है सियासत का और मुल्क चलाने का, उन लोगों के साथ बैठें, उनके साथ एक मीटिंग हो कि मुल्क जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसका कुछ मसला, इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, कुछ हल निकाला जाए इसका? अबू भाई जी, प्रधानमंत्री ने देश के मुख्यमंत्रियों से जो हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बराबर बुला कर मीटिंग की। मैं खालिद साहब से पूछना चाहता हूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये क्या ईगो नहीं था कि प्रधानमंत्री? अब देखिए ये सब सियासी बातें, अशोक सिन्हा जी, ये सियासी बातें हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो बात अमीर जामई जी ने कही है कि क्या सियासत छोड़कर सिर्फ वजीर आजम साहब, पीएम साहब जो है वो अपोजिशन से बात करें, अपोजिशन के जो लीडर इस लायक है उनसे बात करें कि किस तरह से इन मुश्किल हालात से निपटा जाएगा। देखिए सिन्हा जी, सियासत तो होती रहेगी, हम और आप जिंदा रहेंगे तो सियासत तो होती रहेगी, सियासी पार्टियां रहेंगी तभी तो सियासत होगी। बजवाने के लिए बुला रहे हैं या थाली बजवाने के लिए बुला रहे हैं या फिर? ठीक है, खालिद इबादुल्लाह जी सुन लीजिए, सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं, सिन्हा जी जवाब दे रहे हैं जी। लेकिन आप एक चीज, मैं अबू भाई जी, अब अबू भाई एक चीज देखिए, हर पार्टियां जो हैं, हर पार्टी के लीडर हैं, उनके कुछ सपोर्ट बेस हैं। आप शुरू से ही एक नेगेटिव नैरेटिव बना के कंट्री में रखते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास सिन्हा जी बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, लेकिन वक्त की जरूरत यही है कि मुत्तहिद हुआ जाए और एकजुट हुआ जाए, तभी हम एकजुट होकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जामई जी, अशोक सिन्हा जी, खालिद इबादुल्लाह और अब्बास हैदर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।